था, पिछली क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने देखा कि प्लांट में दो तरह के हैं, या तो वो जाइलम है या वो फ्लोएम है। और जाइलम के अंदर हमने कंप्लीट इसको कर दिया था कि जाइलम में 4 तरह की सेल होती हैं: ट्रेकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम के फाइबर। इस तरह से ये 4 अलग अलग सेल मिलकर पूरा जाइलम बना रही थी। और जाइलम का काम था वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना फ्रॉम रूट टू लीव्स। केवल एक डायरेक्शन थी, रूट टू लीव्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था जाइलम। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आज की क्लास में फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, क्योंकि ये भी 4 अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बनता है। फ्लोएम फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह फूड को शिफ्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये वो रास्ता है जहां से फूड मूव करने वाला है। और फूड की आवश्यकता प्लांट में लीव्स से शुरू होगी, क्योंकि फूड तो लीव्स में बनता है। लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है, अपवार्ड भी जा सकता है और डाउनवार्ड भी जा सकता है। तो फूड का दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, लेकिन वाटर का केवल अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, केवल नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5 टाइप की सेल भी लिखा है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। हालांकि 4 टाइप की सेल भी आप लिखेंगे, मानेंगे तो ये सही माना जाएगा। तब देखते हैं फ्लोएम में आखिर 4 टाइप की सेल कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तब फ्लोएम की कहानी शुरू करेंगे। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है दोनों डायरेक्शन में। फ्लोएम में मैं फिलहाल 4 टाइप की सेल बता रहा हूं, पहले इनके नाम हम याद करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लोएम में जिसका नाम है सीव ट्यूब सेल। इसका नाम क्या होगा? सीव ट्यूब सेल। ठीक है, नंबर 2 जो मैं बात करूंगा उस सेल का नाम है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। और जो तीसरा टाइप का है वो तो सिंपल है, वो क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा। और चौथी टाइप की जो सेल है वो है फ्लोएम के फाइबर। फ्लोएम फाइबर। ये 4 तरह की है: सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम के पेरेन्काइमा, फ्लोएम के फाइबर। ये तो कॉमन था, जाइलम में भी था। हमने वहां नाम दिया था जाइलम का पेरेन्काइमा और जाइलम का फाइबर। यहाँ पे 2 सेल नए आए हैं, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल। जाइलम के अंदर हम जब बात कर रहे थे तो वहां पे थी ट्रेकिड्स और वहां पे थी वेसल्स, आपको याद आ गया हो। फिर वहां पे भी था जाइलम का पेरेन्काइमा और जाइलम का फाइबर। 4 तरह की सेल थी जाइलम। ठीक है, अब सीव ट्यूब सेल क्या होती है ये हमको समझना है। सीव का मतलब होता है छेद वाला, छलनी। आटा छानने की छलनी हम घर में काम लेते हैं, तो छलनी कैसी होती है? ये इस तरह की है और इसमें छोटे 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 छेद होते हैं। इसमें इसके ऊपर कुछ भी डालते तो छन छन के नीचे निकलता है इस तरह से। तो छलनी को ही हम बोलते हैं सीव। और
ट्यूब सेल मतलब एक लंबी सी सेल जो ट्यूब के जैसी दिखती हो और उसमें छलनी के जैसे छेद हों, उस सेल को हम बोलते हैं सीव ट्यूब सेल। अगर ये लंबी है, बड़ी है, तब तो बोलेंगे ट्यूब सेल, और अगर ये छोटी है तो केवल बोल देंगे सेल। अगर साइज में केवल वो सेल है, जैसे मैं अभी एक फोटो बना के आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा। शुरुआत में कोई भी सेल एक छोटी सी सेल होती है, मैंने आप ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया, और सेल अभी धीरे धीरे ये चेंज हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है। पहले ये इतनी बड़ी सेल हो गई, ठीक है, और बढ़ते 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 ये मान लीजिए ट्यूब के जैसी हो गई, ये ट्यूब के जैसे लंबी सी सेल बन गई, और इसके दोनों एंड में ऊपर और नीचे यहाँ छोटे 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 छेद बन गए इसमें। ये अगर ऊपर और नीचे छोटे छोटे होल्स बन जाएं तो ये सेल आपके कहलाएगी सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल। लेकिन अगर ये साइज में छोटी रह गई, मान लीजिए ये बन तो रही थी लेकिन इतनी सी रह गई, और इसमें भी दोनों एंड पे छेद बन गए, तो ये आपके कहलाएगी केवल सीव सेल। इसे क्या बोलेंगे? सीव सेल। तो अगर बड़ी हो गई तो सीव ट्यूब सेल, छोटी रह गई तो सीव सेल, ठीक है। तो ये आपके बुक में जो 9th में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दिया, इसको 1 माना गया और इसको नंबर 2 मान लिया गया है। तो एक ही बात, एक ऐसी एलोंगेटेड सेल जिसके दोनों एंड पे छोटे छोटे छेद बने हैं, परफोरेशन पाया जाता है, इन सेल को हम सीव ट्यूब सेल बोलते हैं। अब इस सेल के अंदर शुरुआत में तो न्यूक्लियस रहा होगा और साइटोप्लाज्म रहा होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी था, लेकिन ये सेल अब लंबी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो क्या होता है कि इसके साइड साइड में साइटोप्लाज्म रह जाता है और बीच में स्पेस एक वैक्यूल बन गई। उस वैक्यूल के कारण ये आर पार हो गई और इसमें अब कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म केवल यहाँ रह गया साइड में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद है, ध्यान देने वाली बात यही है। और इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। विदाउट न्यूक्लियस ये सेल होती है, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। और विद साइटोप्लाज्म होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। और एक्चुअल में उसके अंदर एक, जैसे शुरुआत में कोई वैक्यूल है और वो वैक्यूल बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, तो फाइनली वो वैक्यूल ने उसको अंदर से खोखला बना दिया। इन छेद से होके इसमें कुछ भी मूव कर सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है या ऊपर से नीचे आ सकता है, दोनों डायरेक्शन में इसमें मूव हो सकता है कोई भी चीज़। एक्चुअली कोई भी फ्लूइड होगा, पानी होगा, और उस पानी में फूड डिजॉल्व होके इन सेल के बीच में से वो ट्रांसफर हो सकता है। तो एक ट्यूब जैसी सेल है जिसके दोनों एंड पे परफोरेशन है, छोटे छोटे होल्स बने हैं, जिन होल्स से इसके अंदर पानी में घुला हुआ भोजन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ट्रांसफर होता रहता है। ये है आपके सीव ट्यूब सेल। अब चूंकि ये सेल में साइटोप्लाज्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक लिविंग सेल होती है, ये डेड सेल नहीं होती, लिविंग सेल होती है। लेकिन इसके पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हर सीव ट्यूब सेल के पास में कुछ दूसरी सेल आकर चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिनके पास न्यूक्लियस होता है और उनके पास भी साइटोप्लाज्म होता है। एक सेल यहाँ पे आके चिपक गई, एक सेल यहाँ पे आके मान लीजिए चिपक गई, ठीक है, और एक सेल मान लीजिए यहाँ पे आके चिपक गई। तो ये जो सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस है और सीव ट्यूब सेल से जुड़ी हुई पाई जाती हैं, इन सेल को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल। और इनका न्यूक्लियस
कंपेनियन सेल को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ ही साथ इस सीप ट्यूब सेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो एक सीप ट्यूब सेल के साथ एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल भी जुड़ी हुई पाई जा सकती हैं और ये ही फूड को इसमें लेती हैं और फूड को इसमें डालती हैं और फिर फूड यहाँ पे मूव करता है अलोंग विद द वाटर। पानी के साथ फूड मूव करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कंपेनियन सेल भी समझ में आ गई और आपको सीप ट्यूब सेल भी समझ में आ गई। तो ऐसी ही सेल का डायग्राम अगर मैं फिर से एक बार बना दूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपके सीप ट्यूब सेल है, ठीक है, और ऐसी कई सारी सीप ट्यूब सेल एक के साथ एक ऐसे लगी हुई होती हैं। मान लीजिए ये दूसरी सेल लगी है, ये तीसरी सेल लगी है, ठीक है, और भी मान लीजिए लेयर हैं, यहाँ पे भी लगी हैं, यहाँ पर भी लगी हैं और इनके एंड पे क्या हैं, छोटे छोटे छेद बने हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे होल्स बना देता हूँ दोनों एंड पे, ये आपके होल्स बन गए इस तरह से। तो ये मैंने सीप ट्यूब सेल बना दी, ठीक है। और सीप ट्यूब सेल के साथ कौन सी सेल जोड़ना है, कंपेनियन सेल। तो मैं इनके साथ कंपेनियन सेल भी जोड़ देता हूँ। मैंने इनके साथ जोड़ दिया, ये इसकी कंपेनियन सेल, ये इसकी यहाँ पे एक सेल, एक यहाँ पे सेल, एक यहाँ पे सेल, एक यहाँ पे सेल। मैंने बहुत सारी कंपेनियन सेल को हर सेल के साथ जोड़ दिया है इस तरह से, ठीक है। ये इनको कंट्रोल कर रही हैं। ध्यान देना, कंपेनियन सेल के पास होता है न्यूक्लियस, सीप ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार 9th क्लास में पूछा जाता है, लेकिन दोनों सेल लिविंग सेल होती हैं। अब इनके बीच बीच में नॉर्मल पेरेन्काइमा सेल होती हैं जो वाटर और फूड को स्टोरेज करती है। बीच बीच में बिखरी हुई सेल हैं, ये फ्लोएम के साथ पाई जा रही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोएम के पेरेन्काइमा। ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये सेल कौन सी हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल हैं। और कुछ धागे जो इन सब को आपस में बांधने का काम करते हैं, लपेटने का काम करते हैं, वो फ्लोएम के धागे हैं जो इसको पूरा पैक कर रहे हैं और इनको बोलते हैं फ्लोएम के फाइबर। अब फाइबर कैसे बने, मैंने जब जाइलम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक सेल थी वो इलोंगेट हो गई, इलोंगेट होके वो बिल्कुल पैक हो गई और धागा जैसा बन गई। तो ये फ्लोएम के धागे हैं जो डेड सेल होती हैं। ये फाइबर जो होते हैं वो हमेशा डेड होते हैं, डेड सेल होती हैं। तो ये फाइबर इन सबको आपस में बांधने का, चिपकाने का काम करती हैं और ये आपका बन गया फ्लोएम। अब इसमें ऊपर से अगर प्रेशर आएगा तो यहाँ से फूड मूव करके इनमें जाएगा, अगर नीचे से प्रेशर आएगा तो नीचे से फूड ऊपर मूव करेगा। दोनों डायरेक्शन में पानी के साथ घुलकर फूड मूव करता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया फ्लोएम की कहानी, आपको समझ में आई होगी। फ्लोएम में 4 तरह की सेल में केवल एक तरह की सेल जो है फ्लोएम के फाइबर, ये केवल डेड सेल होते हैं। बाकी फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, सीप ट्यूब सेल लिविंग है और आपके कंपेनियन सेल भी लिविंग होती हैं। 3 यहाँ पर लिविंग है और एक यहाँ डेड सेल है। जाइलम में जब हमने देखा था तो जाइलम में 3 डेड सेल थी, केवल जाइलम का पेरेन्काइमा लिविंग था। तो यहाँ 3 डेड, 1 लिविंग, यहाँ पर 3 लिविंग और 1 डेड सेल होती है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। So phloem is a complex permanent tissue which help in the transportation of food from leaves to different part of the plant. I think आपको phloem की कहानी समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्लांट की बॉडी के ऊपर। देखिए प्लांट में क्या क्या होता है। एक तो उसका स्टेम होता है, ये मान लीजिए स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया। इसके ऊपर मान लीजिए पत्ती लगी हैं, ये लीव्स हो गई, ये लीव्स हो गई। इसके पास जो रूट्स हैं, उन रूट्स में भी हम देखते हैं तो ये इसका आउटर पार्ट हो गया रूट का, ठीक है। तो हम जब प्लांट को देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट पार्ट में एक स्पेशल कवरिंग करने वाली
सेल का टिश्यू होता है जो प्लांट को चारों तरफ से कवर करता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सेल। ये पूरा प्लांट एक स्पेशल टाइप की सेल से कवर होता है। जैसे आपने आम का छिलका देखा तो छिलका एकदम कवर होता है, चारों तरफ से पैक होता है। ठीक ऐसे ही प्लांट का हर पार्ट, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो एक पतली सी लेयर से कवर्ड होता है। और ये लेयर कौन बनाता है? ये लेयर सेल बनाती हैं। एक छिलका सा, एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किससे बनी है? सेल से बनी है। इस कवरिंग को, आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये नाम याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब चाहे लीव्ज हो तो लीव्ज का फोटो देखो तो ये लीव्ज हो गया मान लीजिए। तो लीव्ज में ये जो यहाँ पर सेल हैं वो कुछ इस तरह की सेल हैं जो इसकी आउटर सबसे कवरिंग बना रही हैं। ये सेल थोड़ी फ्लैट होती हैं, चपटी, और इनके बीच में स्पेस नहीं होता, एक दूसरे से मिलकर एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं इस तरह से। ये जो आउटर कवरिंग है ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ये एपिथेलियल टिश्यू है, सॉरी एपिडर्मिस टिश्यू है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अंदर बाकी की सेल हैं वो ऐसी होंगी, लेकिन ये आउटर जो कवरिंग है वो बिल्कुल एक लेयर के जैसे होगा। ठीक ऐसे ही स्टेम की बात करें तो यहाँ पर भी सेल 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 एक कवर बनाएंगी। अगर रूट की बात करें तो यहाँ पर भी सेल 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 एक लेयर बनाएंगे। तो ये पूरा लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। रूट की बात करते हैं तो रूट की एपिडर्मिस, जो ये आउटर लेयर बन रही है, इनसे कुछ इस तरह के बाल जैसे निकलते हैं, हेयर जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेम, तो स्टेम में भी ये बाहर जो कवरिंग बना है ये भी आपका एपिडर्मिस है, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, इसको हेल्प करता है। कोई भी इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं जाता, कोई भी इन्फेक्शन इसके अंदर तुरंत नहीं जाता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। लीफ के अंदर देखें तो लीफ के ऊपर भी बाहर छिलका है और नीचे भी छिलका है, बीच में उसकी और सेल है। हमने जब लीफ में देखा तो इसके बीच बीच में छोटे छोटे छेद बने हैं, यहाँ पर छोटे छोटे छेद बने हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो कवर है, ये जो कंटिन्यूअस लेयर है, इस लेयर में बीच बीच में छोटे छोटे होल्स बने हैं, छोटे छोटे होल्स बने हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये केवल पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों की जो एपिडर्मिस है उसमें ये पाए जाते हैं, और ये गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। यहाँ से एटमॉस्फेयर की एयर, मान लीजिए यहाँ छेद बने हैं, छोटे 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 छेद बने हैं, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, इसमें से ऑक्सीजन निकल के बाहर जाएगी, तभी तो प्लांट अपना गैस एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। और स्टोमेटा जो ये छेद होता है, इसके पास एक्चुअल में ये दो सेल होती हैं जो इस छेद को कवर करती हैं, इस टाइप की सेल होती हैं। ये छेद बन गया और इधर ये आपके नॉर्मल एपिडर्मिस सेल हैं, ये वाली। तो ये जो दो स्पेशल सेल हैं जिन्होंने इस छेद को बनाया है, इन दोनों सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। अगर ये सेल फूल जाती हैं तो ये छेद खुल जाता है, अगर ये पिचक जाएंगी तो ये छेद बंद हो जाता है। मतलब गार्ड सेल का काम है उस छेद को बंद करना है कि खोलना है, इसको कंट्रोल करते हैं। हम कहेंगे स्टोमेटा कैन बी क्लोज्ड एंड कैन बी ओपन्ड विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम है स्टोमेटा को खोलना और स्टोमेटा को बंद करना। स्टोमेटा पाए जाते हैं केवल लीव्स में। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेम होता है, अब मान लीजिए इसमें लेटरल मेरिस्टेम पैदा हो गया और ये पेड़ की मोटाई को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, तो क्या होगा? एपिडर्मिस तो फट जाएगी।
फट जाएगी तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसके द्वारा एक अलग से सेल और बनाई जाएंगी। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ अगर करता है तो तब की केवल बात कर रहा हूं, तो फिर एपिडर्मिस तो खत्म हो जाता है, फट जाती हैं सेल, क्योंकि अंदर से नई नई सेल बन रही हैं, पेड़ को मोटा कर रही हैं, तो एपिडर्मिस फट जाएगी और उसकी जगह नई नई सेल बनती हैं, और वो जो नई सेल बनती हैं उनको हम कॉर्क बोलते हैं, और ये भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो जो वुडी पार्ट होता है, वुडी स्टेम जो लकड़ी वाला होता है, वुड, वहाँ पर कॉर्क पाया जाता है, और कॉर्क सेल ऐसी सेल हैं जिनके अंदर केमिकल डिपॉजिट होते हैं और वो इन्फेक्शन को रोक देते हैं, वाटर और गैस को अलाउ नहीं करते, कुछ भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती। इन कॉर्क सेल के अंदर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसे बोलते हैं सुबेरिन। सुबेरिन नाम का केमिकल डिपॉजिट होता है जो इसको वाटर इम्परमेबल लेयर बनाता है और काफ़ी प्रोटेक्शन में मदद करता है। कॉर्क शुरुआत में जब पेड़ नया होता है, छोटा होता है, तो एपिडर्मिस होता है, बाद में एपिडर्मिस रिप्लेस होके कॉर्क बन जाता है। लेकिन लीफ में स्टोमेटा होंगे एपिडर्मिस में और गैस एक्सचेंज में मदद करेंगे। रूट में रूट हेयर्स होंगे जो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। तो इस तरह से प्लांट का हर पार्ट उसके सबसे आउटर लेयर में जो कंटिन्यूअस एक सेल 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 डिपॉजिट होने से जो एक शीट जैसी बनती है, लेयर बनती है, उस लेयर को ही हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो बस एक छोटा सा एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। कई बार जैसे ये पार्ट तो आपका मिट्टी में दबा हुआ है, रूट वाला पार्ट, और ये जो आपका एरियल पार्ट है जो हवा में होता है, खास तौर पे पत्तियों की बात करें तो इनमें एपिडर्मिस के बाहर भी एक चिपचिपा वैक्सी केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, तेल जैसा, वैक्स जैसा एक केमिकल इन्हीं सेल से निकलता है जो यहाँ इसको एक वाटर इम्परमेबल लेयर बना देता है। इस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। इस लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और ये ट्रांसपीरेशन को रोकने में मदद करता है। अगर स्टोमेटा यहाँ ज़्यादा होंगे और सनलाइट जब आएगी तो पानी भाप बन के उड़ता है स्टोमेटा से, पानी का नुकसान होता है, लॉस होता है। अगर ये तेल की सी लेयर इसके ऊपर रहेगी तो वो पानी के नुकसान को कम होने देगी, हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन कम होने देगी। तो ये केवल एरियल पार्ट में एक एडिशनल कवरिंग के रूप में क्यूटिकल भी पाया जाता है। सिंपल सा नाम है, याद आपको करना होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट आपका बचा हुआ था, मुझे लगा कि ये भी पढ़ा देना चाहिए। और इस तरह से हमारे प्लांट के टिश्यू एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग हर चीज़ हमको प्लांट के बारे में पता चला। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में कि आखिर एनिमल की बॉडी में कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं। उसमें भी समय लगेगा, प्लांट टिश्यू ख़त्म करने में भी काफ़ी समय लगा। तो हम आराम से आपको याद रहे कि आपका क्लास अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो आसानी से हम लोग एनिमल टिश्यू भी पूरा